हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सपना जाधव एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th रियल नंबर से एक इम्पॉर्टेंट सेशन जहां पर हम पूरा रियल नंबर कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद आपका कुछ भी पेपर में नहीं आएगा। आपको डिलीटेड पोर्शन में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ से एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की और 1.4 अब बिल्कुल डिलीटेड हो चुकी है और आपके में सिर्फ दो एक्सरसाइज आ रही है 1.2 और 1.3। जो नई बुक्स ले रहे हैं उनमें तो वो ऑलरेडी रिड्यूस होकर आ रही है और जो पुरानी बुक्स हैं जिन पर वो इसको कर सकते हैं। तो आपको जो मेन टॉपिक है वो यही पढ़ने हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ और सिर्फ 1 घंटे में आपकी पूरी क्लास खत्म हो जाएगी और इसके बाद कुछ भी नहीं आने वाला। मैंने कहा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, जो कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं जो कि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं तो हमको बेसिक आइडिया नहीं होता। क्लास 9 में हम भले ही पढ़ के आए हैं लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। तो मैं एक रिकैप करा देता हूँ क्लास 9 का कि होल नंबर हमारे स्टार्टिंग होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 है। मतलब 0 से स्टार्ट जो भी नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट तक जाते हैं। उन नंबरों को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। उसी तरीके से नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में होल नंबर की तरह 0 नहीं होता। 1 से स्टार्टिंग होती है और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही हमारा चलता जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो 0 के पॉजिटिव साइड भी चलते हैं और 0 के नेगेटिव साइड भी चलते हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं 0 हूं, मेरे राइट हैंड साइड पर जो भी तुमको दिख रहा है वो सारा लेफ्ट वाला पोर्शन है। मतलब कि राइट हैंड साइड में जो भी आपको दिखेगा वो सारा नेगेटिव पोर्शन है और जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा वो सारा कौन सा है? पॉजिटिव पोर्शन है। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। जबकि हमारा जो प्राइम नंबर का केस है वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो नंबर्स होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर नहीं होते, या तो वो खुद कटते हैं अपने टेबल से या फिर 1 से जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया 2, वेरी इंपॉर्टेंट है 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो सिर्फ एक ही होता है और सारे की सारे क्या होते हैं? ऑड प्राइम नंबर होते हैं। आपको ऑड इवन के बारे में नॉलेज होगी। ऑड वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते और इवन वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। अब इसके बाद 3 5 7 11 13 17 ये सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर है। हमको ये याद होना चाहिए कि 100 के अंदर 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। इस चीज को हमें याद रखना है कि प्राइम नंबर हमारे 1 to 100 के बीच में कितने होते हैं? 25 होते हैं। इसके बाद आपका कंपोजिट नंबर आता है। तो कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते वो सारे के सारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि 2 3 5, अब 4 रहेंगे ना तो 4 क्या होगा? उसमें कंपोजिट नंबर होगा। ऐसे 6 8 9 10 12 14 ये सारे के सारे क्या है? कंपोजिट नंबर है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर आ सकते हैं। अच्छा, याद रखना है कि प्राइम नंबर के हमेशा 2 फैक्टर होते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन मोर देन 2 फैक्टर किसके होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर किसके होते हैं? ये कंपोजिट नंबर के होते हैं, ठीक है। तो इस बात को हमें ध्यान से रखना है कि कंपोजिट नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक। अब नोट करके एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 जो होता है वो ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। मतलब कि ना तो वो प्राइम नंबर होगा ना कंपोजिट नंबर होगा। आप कैसे समझेंगे 1 को? कि 1 का फैक्टर ओनली 1 होता है। 1 होता है। मैंने बोला प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट के 2 से ज्यादा होते हैं, लेकिन 1 का सिर्फ 1 फैक्टर होता है, इसलिए वो इन दोनों की कैटेगरी को नहीं सेटिस्फाई कर पाता, इसलिए उसको अलग रखा जाता है। तो 1 इज नाइदर बी प्राइम नॉर बी कंपोजिट, ठीक है। अब इसकी तरफ चलते हैं को प्राइम नंबर की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके रेशनल नंबर में बहुत काम आने वाला है प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? 1 होते हैं। याद रखिए, कॉमन फैक्टर ओनली 1, जिसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? उन नंबरों का 1 होगा। कैसे ले लेंगे? जैसे कि हमने लिया 5 और 7, आपको साथ में एग्जांपल लिखा 5 और 7। इन दोनों में देखेंगे तो 5 के जो कॉमन फैक्टर होते हैं 1 और 5 होता है और 7 का जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है? 1 और 7। मतलब कि फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 7, यही दो फैक्टर होते हैं 7 के भी। अब आपको साथ साथ दिख रहा है इसमें भी 1 है और इसमें भी, मतलब इसका कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1 है। तो इसका मतलब ये क्या है? को प्राइम नंबर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ सकती है, बहुत ही इजी टॉपिक था कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? 1 होते हैं। और 4 और 5 है जिसमें कॉमन फैक्टर देख रहे हो आप कि जो 4 है उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो आपको यहाँ पर बताता हूँ मैं 4 का। तो 4 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। आपका 2 होगा, 4 होगा और बस यही होंगे 1 2 और 4, ठीक है। और आपको अगर 5 का कॉमन फैक्टर दिखाऊं तो 5 का कॉमन फैक्टर 1, मतलब कॉमन फैक्टर बोलो फैक्टर, कॉमन फैक्टर जहां भी मुंह से निकला है फैक्टर। तो 5 के जो फैक्टर हैं क्या है? 1 और 5 है। तो यहां पर जो कॉमन है वो क्या है? 1 है। जिसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर निकल आए तो वो को प्राइम नंबर नहीं होता, बाकी सारे को प्राइम नंबर होंगे।
जैसे कि अगर यहाँ पर मैं ले लेता 4 और 6, तो हमको मालूम है 4 1 2 4 में आता है और 6 आता है तुम्हारा 1 2 3 और 6 में। तो यहाँ पर देखिए 1 के अलावा 2 भी क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो फैक्टर बनी है इन दोनों की, इसमें 2 फैक्टर हो गए। और जिसमें 1 के अलावा कोई फैक्टर आ जाएगा कॉमन, वो कोप्राइम नंबर नहीं होगा। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और बाकी तो हमारा जो चल रहा है वो पता चल गया कि कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, ओनली बट ओनली 1 होना चाहिए। ये जो 2 नंबर है ये सिर्फ 1 की टेबल से कटने चाहिए, और किसी अदर टेबल से अगर कट गए तो ये कोप्राइम नंबर नहीं रहेंगे। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं रेशनल नंबर पे, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद रेशनल नंबर। अब जरा देखिए, रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, 2 पार्ट रह गए। तो हमको मालूम है रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता। यही तो बात थी। जैसे कि हमने ले लिया 1/2, 5/7, 6/8, ये सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। लेकिन हमको ये बात भी याद रखनी है कि p एंड q कोप्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोप्राइम नंबर। तो बताइए इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो कोप्राइम नहीं है। तो हमको मालूम है ये नंबर कोप्राइम देंगे, क्योंकि इसमें क्या है, 2 का डिविजिबल है। तो ये कोप्राइम नंबर देंगे, बाकी ये दोनों क्या है, कोप्राइम नंबर है। और ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो अब इसको कोप्राइम में कैसे चेंज करें, ये भी देखिए। जैसे 6/8 दिखाया, तो 2 से इसको काट दीजिए, कितना आ गया 3/4। अब ये किसी से नहीं कटता, सिर्फ 1 के अलावा। तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, कोप्राइम नंबर हो जाएगा। और ये नंबर अब किसकी कैटेगरी में आ गया, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया। तो सिंपल सी बात हम ये याद रख सकते हैं कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं। फ्रैक्शन में होना जरूरी है रेशनल नंबर का, लेकिन फ्रैक्शन में हमको ये याद रखना है कि नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो अगर फ्रैक्शन ना हो, फिर जैसे कि अगर 5 लिखा है, क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। 5 लिखा है तो 1 लिख देंगे उसके नीचे, और वो भी क्या बन जाएगा, एक रेशनल नंबर बन जाएगा। सब फ्रैक्शन हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेशनल नंबर कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम इरेशनल नंबर की तरफ। तो इरेशनल नंबर हमें सिंपल सी बात है, जो रूट के अंदर हो, जैसे 2, √3, √5, ये वो नंबर होते हैं। ये कौन से नंबर है, ये वो नंबर है जो रूट से कभी निकल नहीं सकते। और ऐसे नंबर जो रूट से कभी बाहर नहीं निकल सकते, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ये अपने दिमाग में रखिए। इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो बाहर रूट से नहीं निकल पाते। मैंने लिख भी दिया, p इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि अगर मैं ले लूं अंडर रूट में 25, तो हमको मालूम है ये तो क्या हो जाता है, 5 × 5, 25 को तोड़ेंगे 5 × 5, और ये निकल आएगा 5। तो हम नीचे 1 मान के उसको क्या कर सकते हैं, रेशनल बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि रूट के अंदर है वो इरेशनल नंबर होगा। रूट के अंदर वो नंबर होना चाहिए जो क्या हो, p की फॉर्म में हो, और p परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। वो हमें बात याद रखनी है। ये हमारा यहाँ पर इरेशनल भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन एक टॉपिक और है इरेशनल रेशनल को डिस्क्राइब करने के लिए, वो है डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो आइए उसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसे हम रेशनल नंबर की बात करते हैं, तो इसमें 2 टाइप की कैटेगरी बनती है डेसिमल में। एक तो आपकी बनती है टर्मिनेटिंग, और एक बनती है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपको एक बात याद रखनी है, टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो बिल्कुल कट जाते हैं, मतलब बिल्कुल डिविजिबल हो जाए, उनका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, उनका रिमाइंडर, मतलब आंसर नहीं, रिमाइंडर क्या आ जाए आपका, 0 हो जाए। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा 5.2, तो इसका आंसर आपको मालूम है 2.5 आ जाएगा। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में एक केस बनता है जिसमें आपका नंबर रिपीट होता रहेगा। क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ठीक है, रिपीटिंग नंबर बनेगा। कैसे, जैसे आप 10/3 लिखेंगे, तो आपको मालूम है 10 का 3 से डिवाइड दे, मतलब 3 का 10 से डिवाइड देंगे, तो आपका क्या आंसर आएगा, आपका आएगा 3.3333 और डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है, तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, ये तो कटा तो है नहीं, इसका रिमाइंडर क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, तो इस नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। लेकिन रिपीट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, इरेशनल की अगर बात करूं, तो ये आपको हमेशा से मालूम है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसको एक चीज से और पता कर लेना है, नॉन रिपीटिंग भी होगा नंबर। क्या होगा, नॉन रिपीटिंग भी होगा। वैसे ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए रेशनल की। ठीक है, कभी कभार बाई चांस कुछ क्वेश्चन उठपटांग पूछ लिया तो आपको परेशानी ना हो, उसके लिए होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में से ले लिया 1.10, 100, 100 और डॉट। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, और रिपीट नहीं हो रहा और कट भी नहीं रहा, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, जिसमें रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा और साथ में रिपीट भी नहीं हो रहा, तो उस नंबर को हम किस कैटेगरी में ले जाते हैं, इरेशनल की कैटेगरी में ले जाते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये याद होना चाहिए। तो अब आपको मालूम है पाई क्या है, तो आपको मालूम है पाई जो है उसकी एक वैल्यू भी होती है। तो हमने लिखा उसकी वैल्यू होती है 22.7। काफी बार क्वेश्चनों में पूछा गया, बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा गया ये पाई की क्वेश्चन एमसीक्यू में। तो
तो पाई क्या होता है, हमेशा याद रखो, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अगर वो बोलता है 22/7 क्या है, तो याद रखिए हमेशा वो रेशनल नंबर है। ये कॉन्सेप्ट आपको अगर भूलना नहीं है बिल्कुल भी, कि पाई कभी पूछे कि पाई इज आ, फिर दे दे रेशनल इरेशनल, तो उसमें हमेशा इरेशनल लिख करके आना है। लेकिन अगर 22/7 दे दे तो ये मत समझिए कि वो पाई है, वो पाई नहीं है, अभी वो क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, और पी अपॉन क्यू की जो भी नंबर की फॉर्म में होता है उसको हम क्या लिखते हैं, रेशनल नंबर लिखते हैं। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है, आपको सारे टर्म पता चल गए हैं। अब चलते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे। तो फटाफट चलते हैं, इसको रब करते हैं। अब आपको सारी टर्मिनोलॉजी पता है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब कि जो भी कंपोजिट नंबर होगा वो प्राइम नंबर के टुकड़ों में जरूर टूटा हुआ होगा, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन में होगा। जैसे कि हमने लिख लिया 40, क्या लिख लिया। तो आप कैसे इसको प्राइम नंबर में ब्रेक करेंगे, तो हमको मालूम है 40 का हम क्या ले लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 40 2 20, फिर 2 10, फिर 2 5, फिर 5 1। अब आपको मालूम है कि यहां पर 40 को अगर आप देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये तो आएगा। अब आपको मालूम है ये तीनों 2 हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5। 2 और 5 बताइए कौन से नंबर होते हैं, अभी बताइए। 2 और 5 प्राइम नंबर होते हैं, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है। और 40 क्या होता है, 40 आपका कंपोजिट नंबर होता है। लेकिन यहां पर ये क्या है, प्राइम नंबर, और ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट पता चलता है कि जो भी कंपोजिट नंबर होंगे वो ब्रेक डाउन होगा इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर के, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में रखना, ठीक है। अच्छे समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट। अब देखिए इस पर एक बेहतरीन सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, इसी साल बोर्ड में पूछा है। प्रूफ 5 की नहीं 5 रहने दीजिए, लिखते हैं 6 की पावर n कैन नेवर बी एंड विद 0, कैन नेवर बी एंड विद 0। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, 6 की पावर n कैन नेवर बी एंड विद 0, कभी भी 6 की पावर n 0 पर एंड नहीं हो सकती, ऐसा कैसे कह सकते हैं हम, उसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए हम पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, और 6 की पावर 3 हमारा क्या होता है, 216 होता है। तो सबके लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब ये तो नंबर कभी भी एंड 0 पर नहीं हो सकता, ये तो बात हमारी पता चल गई। लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट है इसमें कि अरिथमेटिक इसमें कैसे लग रही है वो चेक करते हैं। देखिए 6 की पावर n, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n, भाई 2 3 जा 6 ही होगा। और यहां पर हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, मतलब कि ये पता चल रहा है कि जो 6 की पावर n है इज अ फैक्टर ऑफ, या फिर ऐसे लिखेंगे 2 एंड 3, 2 एंड 3n, या 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, n तो पावर है, n तो पावर है, पावर को हम कुछ भी लिख सकते हो। तो यहां पर लिखेंगे 2 एंड 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। लेकिन नंबर किस पे एंड हो रहा है, नंबर एंड हो रहा है 0 पर। तो नंबर हमारा नंबर एंड्स विद 0, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इट मस्ट 6n मस्ट बी फैक्टर ऑफ 5, फैक्टर ऑफ 5, मतलब 6 की पावर n पर 5 का फैक्टर होना जरूरी है, ठीक है, मस्ट बी 5, मस्ट बी फैक्टर ऑफ 5। तो 6 की पावर n पर फैक्टर होना जरूरी है, और फैक्टर नहीं है इसका मतलब क्या है कि यहां पर पता चल रहा है कि फैक्टर तो कौन कौन है, 2 और 3, लेकिन 0 पर एंड होने के लिए फैक्टर क्या चाहिए हमको, 5 चाहिए। क्यों, देखिए हमने ले लिया यहाँ पर कोई भी नंबर, जैसे 6 ही ले लिया, 6 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 30, तब तो एंड होगा 0 से। मैंने ले लिया समझ लीजिए 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 20। तो कोई भी नंबर होगा उसका अगर मल्टीप्लाई 5 से हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, एंड 0 पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि 6 की पावर n, या ऐसे लिखेंगे 6 की पावर n मतलब कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 की पावर, जो 5 है 6 की पावर n का फैक्टर नहीं है, जिससे हमें ये प्रूफ होता है। और बाय लिखेंगे बाय यूजिंग, हमको बात फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हम कह सकते हैं
कि 6 की पावर n कैन नेवर बी एंड विद 0। 6 की पावर n कभी भी 0 के एंड नहीं होगी, मतलब 0 पर खत्म नहीं होगी, ये हमें यहाँ से पता चल चुका है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन इस साल पूछा गया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी पूरी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट और बता, ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, अगला टॉपिक है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। इस पर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है। एचसीएफ की सबसे पहले हमें फुल फॉर्म, जो कि हम क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम की होती है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको इसको कैसे अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना तो आता ही है। एचसीएफ को हम अलग अलग लेते हैं, जबकि एलसीएम को एक साथ लेते हैं, और एचसीएफ को क्या लेते हैं, अलग अलग लेते हैं। तो एक बार जरा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बच्चों। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारी जो ये रिकॉर्डिंग थी ये थोड़ी सी ब्लर हो गई। तो आइए यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं एचसीएफ वाले को। यहाँ पर एक एग्जांपल है, यहाँ पर हमको 4 6 8 दिख रहा है, और हमें यहाँ पर इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो हमको मालूम है एचसीएफ कैसे निकालना है। जब भी हम किसी नंबर को अलग अलग निकालते हैं, मतलब कि इन सबों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 4 का, 6 का और 8 का, तो हमको दिखेगा 2 2 2 1 और 2 3 3 1 और 2 4 2 2 और 2 1। अब आपको मालूम है 4 को हम कैसे लिखेंगे, 2 into 2 में, 6 को कैसे लिखेंगे, 2 into 3 में, और 8 को कैसे लिखेंगे हम 2 into 2 into 2 में। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि कॉमन क्या है इन तीनों में, इन तीनों कॉमन 2 है। तो यहाँ पर हमारा 2 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो यदि हमें कभी भी इन नंबरों का डिविजिबल निकालना हो, कि ये 3 नंबर आपको दे रखे हैं, इसका डिविजिबल बताइए किससे कटेगा, तो आपको उसमें डायरेक्ट एचसीएफ निकालना है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इन तीनों नंबरों का कौन सा मल्टीपल ऐसा है जिससे ये तीनों डिविजिबल हो जाएं, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि जैसे हमने एचसीएफ निकाल दिया, अब अगर इसका एलसीएम पूछा जाए, एलसीएम, तो देखिए ये आपको दिख रहा है ना, ये तीनों, इसका एक लिख लीजिए, ठीक है, ये आया था एचसीएफ, ये हमने एक लिख लिया, और बाकी बचे हुए जितने भी नंबर हैं उनको भी देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, दोनों में 2 है। तो जब दोनों में 2 है तो सिर्फ एक 2 लिखा जाएगा। तो इसमें भी कितना लिखा गया, एक 2। अब यहाँ पर बचा कौन, 3 और 2, जो कि बिल्कुल अकेले, तो उनको भी यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। अब देखिए ये आपका है एलसीएम। आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं अलग से, 4 6 और 8 करके, तो क्या आएगा 2 3 और आपका 4, फिर आएगा आपका 2 1 3 और 2, फिर आएगा 2 1 3 और 1, और फिर आएगा आपका 3 1 1। तो यहाँ पर आपका जो निकल के आया वो सेम निकल कर आया। तो आपको 2 4 4 2 8 और 8 3 24। तो एक नंबर है जिससे ये तीनों क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, नोट करके लिख लीजिए, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। नोट फॉर्मूला समझ लीजिए, नोट समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। स्टार स्टार जो कुछ आप बनाते हो ऐसे स्टार स्टार इंपॉर्टेंट लिखते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि एचसीएफ इनटू एलसीएम, क्या लिखा, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू 1 नंबर इनटू अदर नंबर, ठीक है, 1 नंबर इनटू अदर नंबर, ठीक है। मतलब कि एलसीएम इनटू एचसीएफ 1 नंबर और दूसरा जो अदर नंबर है उसके मल्टीपल से बनता है। देखिए इस एग्जांपल को यहां से भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया एक एग्जांपल ले लिया, जैसे कि मैंने ले लिया 4 और 6, वो छोटा लिया, मुझको मालूम है इन दोनों का मल्टीपल कितना होगा, 4 और 6 24। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो आपको मालूम है इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा, जैसे 4 2 2 2 1 और 6 निकालेंगे तो हमारा 2 3 और 3 और 1, तो 2 into 2 और 2 into 3, तो ये क्या हो गया, हमारा 2 हो गया। तो 2 हमारा इसमें क्या हो जाएगा, आंसर। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 2। एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 2। अब अगर एलसीएम की बात करी जाए तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, तो यहाँ से एलसीएम निकाल दिया हमने 4 और 6 का, तो 2 2 3, फिर 2 1 और 3, फिर 3 1 और 1, तो 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4 और 4 6 जा 12, तो यहाँ पर कितना हो गया एलसीएम, 12 हो गया, ठीक है। अब एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। अब जरा एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करिए, तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई अगर आप देखेंगे तो आपका कितना आएगा, तो हमको यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है इन दोनों का मल्टीपल कितना आ रहा है, 24। तो हमको एक बात पता चली कि नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर उसके एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अब इस टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी आपको एलसीएम एचसीएफ दे देगा दोनों नंबर के, एक नंबर भी दे देगा, अदर नंबर पूछेगा, ठीक है।
कभी आपको एचसीएफ नहीं देगा, दोनों नंबर दे देगा, एलसीएम दे देगा, आपसे एचसीएफ पूछेगा। तो जब भी जो चीज ना दे रखी हो उसको ले जाइए, बची हुई चीज को उसकी डिवाइड में और कर दीजिए, बड़ा इजी। देखिए एग्जांपल, एक क्वेश्चन इसका भी एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपको दे दिया एचसीएफ, दे दिया आपको एचसीएफ ऑफ 21 and 49, क्या दिया है 21 and 49 is 7, फाइंड एलसीएम। अब आप एलसीएम निकालोगे नहीं, आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, एचसीएफ इनटू एलसीएम, वन नंबर इनटू अदर। तो एचसीएफ कितना है हमारा, हमें मालूम है एचसीएफ हमारा 7 है, एलसीएम हमसे पूछ रहा है और आपको ये बताया है कि दो नंबर है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, तो 21 इंटू 49। अब आपको मालूम है 7 मल्टीप्लाई में दर्जा किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। तो एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 21 इंटू 49 और नीचे 7 क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, 7 से इसको काट देंगे 3 टाइम्स और इसका इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जैसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर कितना आएगा, 147। तो यही आपका वो एलसीएम है जो कि इन दोनों नंबर्स का निकल कर आएगा। कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, ये समझ लीजिए कि आते हैं 1-2 मार्क्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया अच्छे से आ गया। अब आप एक ट्रिक को भी समझ लीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इसको रख कर रहा हूँ, इसको जो भी नोट डाउन कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझें, खास तौर से एग्जांपल के तौर पर जो मैंने दिखाया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, इनको जरूर समझ के जाएं। एनसीईआरटी को लगाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए लेकर आया हूँ, जो कि बोर्ड्स में काफी बार रिपीट हुई। ये तो 2019 में रिपीट हुआ है और ये आपका भी काफी बार पूछा गया है, और ये तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो कि एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट में दे रखा है। ठीक है, तो इसको जरा गौर करवाएंगे जरा इस पर, चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो अब HCF 252 और 594 कितना है हमारा, 18 है। तो एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने सिंपल फॉर्मूला बता रखा है कि एलसी को, तो HCF इनटू एलसीएम इक्वल्स टू वन नंबर इनटू अदर। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, बहुत ही इजी। आपको मालूम है HCF आपको दे रखा है कितना है, इन दोनों नंबरों का 80, तो मैंने यहाँ लिख दिया 80। एलसीएम आपको पूछ रहा है, तो मैंने एलसीएम को एलसीएम छोड़ दिया। अब जो पहला नंबर है वो कितना है, 252, और जो दूसरा नंबर है, अदर नंबर है, वो कितना है, 594। अब आपको मालूम है एलसीएम क्या होता है, तो हमको साफ साफ मालूम है 252 मल्टीप्लाई 594 अपॉन 8, करेक्ट है। अब 18 का डिवाइड कर देंगे इससे, कितनी बार जाएगा, तो मैंने कर दिया 18 का इसमें, 18 बन जाए 18 और आपका आएगा 72, तो 72 हमारा जाएगा 4 टाइम्स, कितना आ गया 40 इंटू 594। इसका मल्टीप्लाई हमको करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा 14 4 से कितना होता है हमारा, 14 4 होता है 56, 5 कैरी, 14 9 या 156 और कितना आता है 5 आया था, तो 1 14 4 से कितना होता है 15 6 था ना, 5 कैरी था, 49 से कितना था हमारा 126 और 5 131 13 कैरी, और 14 में 17 और 17 और 30 कितना होगा 18। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस, ये अलग क्वेश्चन है, याद रखिए क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कि a की वैल्यू ये दे रखी है और b की वैल्यू आपको ये दे रखी है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है a b का एचसीएफ बताइए और एलसीएम बताइए a b का। अब इसमें थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताऊंगा। देखिए एचसीएफ निकालना है ना, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो a और b दोनों मैंने नंबर लिख लिए। सबसे पहले इसको 3 बार ब्रेक डाउन कर देंगे, एक तो होता है, इसको भी 2 बार कर देंगे ब्रेक डाउन, इसको भी कर देंगे 1 बार ब्रेक डाउन और बाकी बचे हुए को 3 बार ब्रेक डाउन कर देंगे, करेक्ट। अब मैंने क्या बताया था कि एचसीएफ में हम कॉमन निकालते हैं, तो इसमें कॉमन क्या है, x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y, और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा ना दोनों में, तो ये हमारा HCF हो जाएगा। HCF हमारा a और b का क्या हो गया, x इंटू वाई इंटू वाई, जो कि हो जाएगा आपका एक्स वाई, करेक्ट बात। अब एलसीएम क्या होगा इसका, तो हमको याद रखना है कि
अगर इसमें और कुछ मैच कर रहा होता तो ले लेते, नहीं तो इसके साथ इनको भी हमको ले लेना है। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आपका साफ साफ है कि पूरा का पूरा जो एचसीएफ होता है वो तो होता ही है एक्स वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई में जो बचा हुआ होता है वो भी सारा लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि बचे हुए में अगर 3 नंबर होते तो 2 में भी कॉमन होता तो उसको एक ही बार नोट डाउन करते, जैसा मैंने बताया अभी था। तो बहुत ईजी है। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, देखिए x 1 था और 2 और 3, तो x की पावर कितनी होगी 3, y स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है y है, तो y भी क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम आपके निकल चुके हैं, समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। अब चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन। देखिए आपसे बोला कि शो दैट करिए कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं कंपोजिट नंबर है। तो सिंपल कैलकुलेशन दिमाग में ऐसे दिमाग को बैठाना है, शांति रखनी है, चेक करना है कंपोजिट नंबर क्या होता है, फिर ऐसे सोचना है। अच्छा वो वाला नंबर होता है जिसमें कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं। अच्छा आ गया। तो फिर अब इसमें ये देखना है कि 2 से ज्यादा फैक्टर हम कैसे बनाएं। तो हमको साफ साफ दिख रहा है बीच में प्लस लगा हुआ है, तो इन दोनों में से 13 कॉमन आ सकता है। तो मैंने इसको लिखा 5 × 11 × 13 + 13। मैंने क्या किया, इसमें से 13 को कॉमन निकाल लिया, वही निकाल। अब तुमको मालूम है इसमें क्या बचेगा, 5 × 11 ये तो पूरा खिंची गया, तो ये तो खत्म ही हो गया। और यहाँ पर 13 खींचने के बाद यहाँ पर क्या रह गया, 1 रह गया, ठीक है करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर 13 × 5 × 11 कितना होता है, 5 × 11 हमको याद है 5 × 11 होता है 55, और 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। इतना तो मालूम ही है, मालूम ही होगा, कर रहे खिलाड़ी होगी तो नहीं मालूम होगा, ठीक है, नहीं तो मालूम होगा। और 56 को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और 56 को हम ब्रेक डाउन करेंगे 2 में मल्टीप्लाई। अब 2 में ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पर कितना आएगा 4 और 1, तो कितना आ जाएगा 4 28। तो यहाँ पर हमको अब इसके बाद निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया कि जो भी हमें नंबर दे रखा था उसके मोर देन कितने फैक्टर हो चुके हैं, मोर देन 2 फैक्टर शो दैट कि दिस नंबर 5 × 11 × 13 + 13 इज कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट वाला आप ट्राई करेंगे और मुझको कमेंट में, कमेंट जानते हैं ना, कमेंट तो जानते हैं ना, कमेंट में इसका सॉल्यूशन देंगे, या फिर आप बताएंगे कि इसको हमारे को 1-2 स्टेप बता दीजिए कि इसमें हम इसको कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे शो करेंगे, ठीक है। ये वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसमें आपको 5 टाइप में पूरा इरेशनल प्रूफ करना सिखाऊंगा। ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं जो कि काफी बार रिपीट हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इन टाइप्स के क्वेश्चंस को प्रूफ करना। देखिए आपको ये केस आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड के पेपर में, वरना और कोई भी केस इसके अलावा नहीं आने वाला है। या तो आपसे √2, √3, √5, √7 पूछेगा, या फिर आपसे 2√3, 2√5, 3√5 इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, या आपसे √3 + 1 पूछ सकता है, या √2 √3 + 1 पूछ सकता है, या 1/√7 पूछ सकता है, या रूट का 3 + रूट का 5 भी पूछ सकता है। यही केस है आपके, ये 1 2 3 4 5 6 केसों के अलावा आपसे कोई केस अदर नहीं पूछेगा। अब आपको मैं सबसे पहले जो वेरी इंपॉर्टेंट केस है, जो कि आपका फर्स्ट केस है, उसको समझाने जा रहा हूँ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ एक ही चेंज करना है और सारे क्वेश्चन एक ही टाइप से हो जाएंगे। देखिए मैं अभी एक प्रूफ करता हूँ। तो देखिए मैंने लिखा √2 इज इरेशनल नंबर, और ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना। यही तो प्रूफ है, पहला प्रूफ √2 इज अ इरेशनल नंबर, और ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना। किस तरीके से करेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये क्वेश्चन से आपके ये ऊपर के फर्स्ट से लेके यहाँ तक के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इस चीज को। तो हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, सबसे पहले हम इसको उल्टा लेट करेंगे। हम इसको ऐसा लेट करेंगे कि ये √2 इरेशनल पूछ रहा है, हम रेशनल प्रूफ करके करेंगे, और फिर बाद में लिख देंगे कि हमने जो भी, क्योंकि रेशनल तो प्रूफ होने वाला है नहीं, तो हम जो भी सपोजिशन हमने किया था वो सारा क्या हो गया, गलत हो गया, और हम डायरेक्ट लिख देंगे कि √2 क्या है हमारा, इरेशनल। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने लिख दिया √2 इज रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर है। इतनी बात आ गई। अब रेशनल नंबर अगर √2 है, ठीक है, तो अब रेशनल नंबर की तो प्रॉपर्टी होती है कि वो किसमें होता है, P/Q की फॉर्म में होता है। तो P/Q की फॉर्म में कौन होगा, √2 होगा।
और जिसमें हमको ये भी मालूम है कि P एंड Q आर वेरी इंपॉर्टेंट है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो यहां पर हम लिखेंगे कि P एंड Q हैविंग, ठीक है, वन कॉमन फैक्टर, क्या होगा, एक ही कॉमन फैक्टर होगा जो भी क्या होगा, सिर्फ वन होगा, ठीक है, इसका P और Q का। ये इंपॉर्टेंट टर्म समझ में आया, मैंने पहले ही बता रखा है, डिटेल में एक्सप्लेन करा है को प्राइम नंबर को कि P एंड Q और को प्राइम नंबर है, तो मतलब कि P और Q के सिर्फ और सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होगा, क्या होगा, वन कॉमन फैक्टर, हैविंग वन कॉमन फैक्टर ओनली भी लिख सकते हो, ओनली, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा इस Q को उधर भेज सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूं P इक्वल्स टू अंडर रूट 2Q। अब मुझे ये रूट नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं स्क्वायर बोथ साइड कर दूंगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा रूट 2 पर स्क्वायर और Q पर स्क्वायर। तो यहाँ से एक चीज हमें पता चली कि रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2Q स्क्वायर, ये तो आएगा। अब यहाँ से एक काम कर सकते हैं हम कि Q स्क्वायर को तो यहीं लिखा है, तो इस 2 को किसमें भेज देंगे, डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा, P स्क्वायर बाय 2, क्या आ जाएगा, P स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है, हमको ये पता चल रहा है कि P स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो सकता है किससे, 2 से, तो P भी किससे डिवाइड होगा। ये कॉन्सेप्ट अच्छे बच्चों को समझ में नहीं है कि ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों लिखते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ कि P कोई भी नंबर है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ P 3 है, ठीक, तो हमको मालूम है 3 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल होगा, 3 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, 9 3 से डिविजिबल है, 3 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इसके स्क्वायर ना लगाऊं, इसका स्क्वायर ना लगाऊं, तो 3 से 3 भी डिविजिबल होगा। जैसे मैं लिखूं कि 5 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तुम बोलोगे बहुत अच्छे से डिविजिबल है, 25 का डिवाइड 5 से करोगे तो 5 आंसर आएगा। मैं बोलूंगा इसका स्क्वायर हटा दो, तो 5 5 से डिविजिबल है, तब भी डिविजिबल है, क्योंकि 5 से 5 कर सकता है, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि P स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, तो P भी 2 से डिविजिबल होगा भाई, होगा, P भी 2 से डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहां से एक चीज हमें पता चल गई कि P क्या है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अगला स्टेप क्या है हमारा, लेट करेंगे। लेट क्या करना है हमको, क्या लेट करें, हमको इसमें लेट करना है कि P जो हमने यहाँ पर ले रखा है, तो P को हम लेट करेंगे। ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आता कि P को हमने क्या लेट करा, 2C, ठीक है। सम इंटीजर्स मान लेंगे, कुछ भी इंटीजर्स, ठीक है, 2C या सम इंटीजर्स, तो 2C को हमने मान लिया P बराबर से। अब सिंपल सी बात है, 2C क्यों माना, एक कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, 2 से 2 डिविजिबल हो सकता है, अगर मैं 3 लिखता तो नहीं होता, ठीक है। तो मैंने 2C लिख लिया, बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। अब 2C को इसमें पुट करूंगा, क्या आएगा, Q स्क्वायर इक्वल्स टू 2C का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब आपको मालूम है यहां से कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, 2C का होल स्क्वायर मतलब कि 4C स्क्वायर बाय 2। अब आपको मालूम है 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहां से आंसर क्या आएगा, 2C स्क्वायर। अब 2 को नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो C स्क्वायर बराबर है Q स्क्वायर बाय 2, क्या हो जाएगा, C स्क्वायर बराबर है Q स्क्वायर बाय 2। अब यहां से भी कॉन्सेप्ट यही समझ में आ रहा है कि Q स्क्वायर क्या है, 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है Q स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है कि Q भी डिवाइड होगा, यहां पर वही लिखिए Q स्क्वायर डिवाइड्स 2, तो Q स्क्वायर Q डिवाइड्स, ठीक है, तो 2 से डिवाइड है, सिंपल सी बात है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, 2 से डिवाइड हो सकता है तो Q भी होगा, ठीक। अब यहां से हमें एक चीज पता चल गई है, पूरा का पूरा गेम हो गया। अब गेम के बाद हमें समझ में आया कि P 2 से भी डिवाइडेड है और Q भी 2 से डिवाइडेड है, मतलब कि P और Q का, P एंड Q हैव वन मोर, हैव या हैव टू, यहां पर ऐसे भी लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 is a factor of P and Q, ठीक है। P और Q का 2 क्या है, फैक्टर है, और हमने अभी पढ़ा है, हमने पढ़ रखा है कि बट 2 is a, 2 क्यों,
P and Q is a co-prime number। अब ये तो कहानी गड़बड़ हो गई यहाँ पर कहानी क्या गड़बड़ हुई कि 2 तो फैक्टर है P और Q का, और यहाँ पर हम मानते हैं कि Q क्या था, लेकिन Q तो क्या था, को-प्राइम नंबर था जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। अब मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा कि ये सब जो भी कुछ कराया हमने, ये सारा का सारा बकवास है, ये सब गलत किया है। क्यों? तो अब लिखेंगे हम अवर सपोजिशन इज टोटली रॉन्ग। क्या है हमारा सपोजिशन? टोटली रॉन्ग है। एंड दिस कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कि हमें ऐसा महसूस हुआ या हमें ऐसा पता चला इस पूरे को करने के बाद कि जो भी कुछ माना है हमने वो सारा क्या है, गलत है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज स्पेलिंग तो रॉन्ग है। This say that this contradiction say that contradiction say that root 2 is irrational number। और कॉन्ट्रडिक्शन से हमको पता चल गया कि रूट 2 क्या है। तो रूट 2 से हमें ये पता चल गया कि ये जो नंबर था ये क्या था, इरेशनल नंबर था। हमने जो भी माना था वो क्या था, गलत था। This contradiction say that the root 2 is irrational number। क्या है? रूट 2 क्या है? irrational number है। हमको ये पता चल चुका है कि रूट 2 क्या है, irrational number है, और यही हमको प्रूफ करना। अब आपसे 3 पूछ ले, 5 पूछ ले, तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा this contradiction say that root 2 is irrational। तो रूट 2 क्या है? irrational number है, क्योंकि हमें पता चल गया कि जो भी हमने सपोजिशन किया था वो टोटली क्या है, रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है। तो हमें पता चला कि रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, या रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। रूट 2 जैसे किया है सेम टू सेम रूट 3 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा। क्या चेंजेस होंगे? यहाँ पर 2 की जगह 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 की जगह 3 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2c लिया था, वहां पर क्या ले लेंगे, 3c ले लेंगे। इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आराम से समझ में आ गया। पहला वाला हमारा कंप्लीट हो गया। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, आपको इसको ध्यान से हमको करना है, ठीक है। इजी था, बहुत ही इजी था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम 2√3 को समझेंगे। अब रूट 3 तो हमने पहले से ही प्रूव कर लिया, तो अब इतना लंबा नहीं होगा, यही सबसे लंबा था, लेंथी था। इसके हिसाब से ये क्वेश्चन भी बहुत इजी हो जाता है। इसको आप यहीं से कर सकते हो, इसी टाइप में भी ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, बस आपको इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना है, तो जब वो आएगा पॉइंट तब मैं उसको बता दूंगा। 2√3 इज अ इरेशनल, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको कैसे करेंगे, तो हम वही सिंपल सा लेट करेंगे। लेट 2√3 इज अ रेशनल नंबर। आपको सब कुछ मालूम है इसके बारे में, तो 2√3 को हम किसके इक्वल रख देंगे, P/Q के इक्वल। और आपको मालूम है कि P एंड Q आर को-प्राइम नंबर। ठीक है, कॉमन फैक्टर इसका क्या होता है, 1 होता है। ये सारी चीजें लिखनी है, कॉमन फैक्टर इज 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहां पर हमने लिख दिया, अब Q को इधर भेज देंगे, नहीं एक काम करते हैं, 2 को भेज देते हैं। तो √3 इज इक्वल टू P/2Q, P/2Q। और यहां पर हमको ये पता चल रहा है कि ये क्या नंबर है, P/2Q इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये क्या है, P/Q की फॉर्म में है। और हमको ये मालूम पड़ गया कि √3 भी क्या होगा इसके हिसाब से, √3 इज अ रेशनल नंबर। और अभी हमने सॉल्व किया कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर ये आपको नहीं देता, देखिए इसमें इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये देगा कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर नहीं देता तो √3 को आपको दोबारा से प्रूफ करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो अगर दे रखा है तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं दिया है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो यहाँ पर मैं
मैंने ये समझा कि ये वैसे देते हैं इसमें 90% 95% केसेस में आपको रूट 3 इरेशनल गिवन मिलेगा। तो रूट 3 इरेशनल आपको गिवन था, लेकिन आपने क्या रख रखा है, रूट 3 को रेशनल। ठीक है, तो यहीं से हमें पता चलता है कि रूट 3 भी क्या हो गया, रेशनल, बट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। सो अवर supposition is totally wrong. ठीक है, और this contradiction says that root 3 is 2 root 3, ये था 2 root 3 is a irrational नंबर, और यहां से पता चलता है सो 2 root 3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन को करना है, बस इजीली, सबसे आसान तरीका। इसी टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करनी, ये क्वेश्चंस करनी, ये क्वेश्चन, लेकिन ये सबसे अगला। ठीक है, आपको अब ये वाला करा के दिखाता हूं। अब देखिए मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, ठीक है, ये बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे, बस आपका ऊपर का मेथड चेंज हो जाएगा। जैसे कि अब मैं मान लेता हूं इसकी जगह पर, क्योंकि आपको कितने आसानी से कराऊंगा। आपको मान लिया रूट 3 प्लस 1, यही तो मान सकते हैं हम, रूट 3 प्लस 1। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख लेंगे, जब यहाँ पर रूट 3 आ गया तो यहाँ पर हम उसको रेशनल ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर रेशनल आ गया तो हमने यहाँ पर लिख लिया रूट 3 प्लस 1 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, और उसी चेंजमेंट से हमारा इक्वेशन खत्म हो जाएगा। कैसे, रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 1, जो कि एलसीएम ले लोगे क्यू तो क्या आ जाएगा, पी माइनस क्यू। अभी भी ये किसकी फॉर्म में है, क्यू अपॉन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख देंगे कि पी माइनस क्यू अपॉन क्यू इज इरेशनल नंबर। यहां से रूट 3 भी इरेशनल है, सारा कुछ कॉन्सेप्ट वही है, हमको मालूम होता है रूट 3 इरेशनल नंबर है, तो अवर सपोजिशन इज टोटली रॉन्ग। और बस यहां पर हमें को अब लास्ट में चेंज करना है, जो कि क्या आएगा, रूट 3 प्लस 1, और यहां पर भी कितना आएगा, रूट 3 प्लस 1। ठीक है, अगर समझिए 2 रूट 3 प्लस 1 दे दिया, इसके आगे 2 रूट 3 प्लस 1 दे दिया, तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसको यहां पर लिख देंगे, इसको भी यहां पर लिख देंगे, इस 2 को नीचे भेज देंगे। अब देखिए यहां पर तो रूट 3 था, यहां पर 2 रह जाएगा, अब ये 2 कहां जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये 2 यहां पर पहुंचेगा, और यहां से हमारा कहां पहुंचेगा, यहां पर क्यों पहुंचेगा, ये तो एलसीएम होकर के आया, एलसीएम के नीचे कहां जाएगा, 2 के, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये 2 रेशनल नंबर है, रूट 3 हमको मालूम है रेशनल होता है। ठीक है, तो यहां से हमारा ये 2 तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि 2 किधर पहुंच गया, नीचे पहुंच गया, तो यहां पर हम साफ साफ लिख सकते हैं, पहले यहां लिख देंगे, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इसमें ज्यादा होगी तो हम लिख देते हैं रूट 3 इज इक्वल टू 2 को नीचे भेज देंगे, p माइनस क्यू अपॉन 2q। ये सिंपल सा पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें। अब ये पूरा हो गया, रूट 3 इरेशनल है, अपर सपोजिशन इज टोटली रॉन्ग। यहां पर जहां पर रूट 3 प्लस 1 किया था, 2 रूट 3 प्लस 1 रखो, 2 रूट 3 प्लस 1, इजी, बिल्कुल इजी है कॉन्सेप्ट को एक बार बस वो फर्स्ट वाला पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितने स्टार लगाओ उतने कम, बाकी सारे तो इजी है, हल उड़ा दोगे ये सारे क्वेश्चंस। अब देखो अगला 1/7 क्या 1/7 कैसे करेंगे, इसके लिए हमको इसको रफ करना पड़ेगा, क्योंकि 1/7 बिल्कुल सिमिलर है किसके, 1/3, वो रूट 3 या रूट 7 की तरीके से। ठीक है, 1/√3 ले लिया मैं लिखूंगा इसको पूरा वही मेथड कि रूट 3 को मैंने इरेशनल ऐड किया, मैंने मान लिया इरेशनल है, और वो इरेशनल प्रूफ करना है तो मैंने मान लिया इसको रेशनल है। अब रेशनल है तो ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा, p अपॉन q की फॉर्म में, क्रॉस कर दूंगा तो रूट 3p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q। अब ये बिल्कुल सिमिलर केस बन गया जैसा हमारा रूट 3 में बनता है, उसमें q इधर आता था, इसमें p इधर आया। तो जैसे हमने रूट 3 को कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियर किया है, उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसको नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा तो वो आपको टेक कर दूंगा, मतलब कि वो आपको इसी प्लेलिस्ट में आपको दिखेगी इस क्वेश्चन के लिए, स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ,
क्योंकि ये क्वेश्चन अब हो चुका है। अब इसमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद 3 को q की तरफ ले जाना है, तो जो q स्क्वायर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, तो q भी 3 से डिविजिबल होगा। तो उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो ये वाला क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट वाले की तरीके से नहीं सॉल्व होगा। इसको थोड़ा सा अलग मेथड, अलग अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो हमको लेट तो वही करना है, लेट हमको अभी भी वही करना है, √3 + √5 इज रेशनल नंबर। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी। रेशनल नंबर लेट करते हैं तो हमको ये पता चल गया कि √3 + √5 को हम किसके इक्वल रखेंगे, p/q की फॉर्म में रखेंगे। और हमको मालूम है q इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर p एंड q क्या है, को प्राइम नंबर। p एंड q आर को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर है। और जिनके कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, 1 होते हैं। कॉमन फैक्टर इज 1, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट हमको बहुत अच्छे से दिमाग में पड़ा। अब 3 को उधर भेज देते हैं, तो √5 = p/q - √3, यही करेंगे। अब आपको एलसीएम ले सकते हो, 5 = p/q, एलसीएम ले लिया, q नीचे रह गया और √3 q आ गया। अब हमको रूट तो इधर चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो √5 पर भी स्क्वायर लगा देंगे और p - 3q का भी स्क्वायर और नीचे q का भी स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई, वो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। स्क्वायर से इसको उड़ा देंगे, बहुत इजी है, रूट को उड़ा देते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, 5। अच्छा, इसके अलावा आपको मालूम है p - 3q रूट का 3 और q है, तो इसको हम a - b के होल स्क्वायर से खोल सकते हैं, जो कि क्या होगा, a² + 3√q का स्क्वायर -2 × p × √3q, और अपॉन में क्या आएगा, q का स्क्वायर। अब q स्क्वायर को इधर ले जा सकते हैं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो 5q² = p²। देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है, तो जब प्लस लगेगा ये स्क्वायर बनेगा। तो आपको मालूम है कि मैं इधर बता देता हूँ कि 3√q है, इस पर होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 3√q × 3√q, यही तो होगा। अब 3 3 क्या हो जाएगा, 9, और q क्योंकि दोनों का रूट है तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 9√q, तो 9q, ठीक है। q तो रूट तो रख ही जाएगा, तो q बचेगा। इसके अलावा -2p और इसका q, तो रूट, ये तो लिखेंगे बस। इन सारे नंबर्स को इधर ले जाइए, या फिर एक काम करिए, माइनस को इधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, और इसको उधर भेज दीजिए, जो कि किसका हो जाएगा, आपका माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट रहेगा, तो बस हो जाएगा। तो अब इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2pq √3 = p² + 9q, और माइनस क्या आ जाएगा, 5q²। अब यहाँ पर इस पूरे नंबर्स को इधर ले जाएंगे, तो √3 = p² + 9q - 5q² अपॉन 2pq, 2pq। अब ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, p/q की फॉर्म बन गई। तो यहाँ पर हमको ये तो पता चल गया कि p² + 9q 5q² अपॉन 2pq, ये क्या है, तो ये लिखेंगे इज अ रेशनल नंबर। और हमको मालूम है कि √3 क्या है, √3 इज अ रेशनल नंबर, इससे ये भी प्रूफ हो गया। बट वी नो दैट, हम नहीं जानते, अरे हम क्या बेवकूफ थोड़ी ना है, तो हमको भी मालूम है √3 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, वो इरेशनल नंबर होता है, तो इसको पुट करते हैं। तो √3 इज अ इरेशनल नंबर, और यहीं से हमारा प्रूफ होता है कि अवर सपोजिशन इज टोटली रॉन्ग, दिस कॉन्ट्रडिक्शन स्टेट दैट या से दैट 3√5 मतलब √3 + √5 इज अ इरेशनल नंबर। क्योंकि हम पहले से लिखते हुए आ रहे हैं, तो बार बार नहीं लिख पाऊंगा, उसी में से नंबर को इसको चेंज कर देना और बिल्कुल डिटेल में इसको लिख देना है, ठीक है। आई होप आपको ये पांचों के पांचों टाइप्स ढंग से समझ में आए होंगे, और इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाएगा।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज में परेशानी है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पर अपनी भावनाओं को प्रकट करें और उसमें बताएं कि आपको इसमें से कौन सी चीज नहीं समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट में बताइए, उसको सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे बहुत ही डिटेल में। ठीक है, ये पूरी वीडियोस में आपको समझ में आ गया होगा इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट। अब आप अपनी जो भी टेक्स्ट बुक है, चाहे वो एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आर डी शर्मा, जो भी है, आप उसको लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझे डिस्कस करिए, मैं आपको बताऊंगा उसका लेंथी वर्जन। मतलब कि इसको इसमें तो आप कुछ लेंथी नहीं है ना, उसमें कुछ लेंथी है। जो भी कॉन्सेप्ट था वो सारा बता ही दिया, बस प्रैक्टिस करा सकते हैं हम, तो और प्रैक्टिस करा देंगे 2-4 क्वेश्चनों की। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना ही है, चाहे आप कहीं भी पढ़ लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है और यही इनफ है। ठीक है, तो चलिए आज इससे अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आऊंगा पॉलिनोमियल के, जिसको एक ही वीडियो में खेल खत्म करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बाय बाय।